हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएस स्टडी सेंटर। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सब्जेक्ट कोड MED 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। सब्जेक्ट नेम है आपका सतत विकास, मुद्दे एवं चुनौतियां। और यहाँ पे हम आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जिनके एग्जाम में आने के काफ़ी अधिक चांसेस हैं। और इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर प्रीवियस सेशन में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। तो यहाँ पे लगभग हम जो है 16 क्वेश्चंस विद आंसर कवर करने वाले हैं और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे। एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए चलेंगे और उसके बाद यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ का परचेजिंग प्राइस हमने इतना कम रखा है कि सभी स्टूडेंट इसे इजीली परचेज कर पाएं। आप में से जो भी स्टूडेंट इस पीडीएफ को परचेज करना चाहता हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करें। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो सकता है, सतत विकास किस तरफ केंद्रित है? किन्हीं 4 सततशील तथा गैर सततशील क्रियाओं की सूची बनाइए। तो सतत विकास किस तरफ केंद्रित है, यानी आपको बताना है कि इसका केंद्र बिंदु क्या है। तो सतत विकास के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसका सिद्धांत जो है वो मानवता के ऐसे जीवन शैली को जो है प्रोत्साहित करता है जिसमें ये पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखे। ठीक है, तो सतत विकास का जो सिद्धांत है वो कहता है कि पर्यावरण, समाज और आर्थिक व्यवस्था के बीच में हमें संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य यह है कि किस प्रकार से संसाधनों का हम प्रयोग करें ताकि वो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ आने वाली जो पीढ़ी है उसकी जरूरतों को भी पूरा कर सके। और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर यह बल देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो सतत विकास सिद्धांत का जो केंद्र होगा तो वो केंद्र है पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और आर्थिक विकास के बीच सामंजस्य स्थापित करना। यानी कि पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच में एक जो है ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि इनके बीच में सामंजस्य बना रहे, ये एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। इसके बाद अगर हम बात करें सततशील क्रियाओं के बारे में, तो सततशील क्रियाएं कौन सी आ जाएंगी? तो वो आ जाएगा पुनर्चक्रण। यानी कि जो भी कचरा है, चाहे वो प्लास्टिक के रूप में हो, पेपर के रूप में हो, तो उसको जो है दोबारा से रीयूज किया जाए ताकि पर्यावरण सुरक्षा बढ़ सके और प्राकृतिक संसाधनों का बचत हो सके। फिर दूसरा इसमें आ जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग। तो नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत है जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा या बायोमास, तो ऐसे हमें नवीकरणीय ऊर्जाओं को प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इन नवीकरणीय ऊर्जा से क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान बहुत कम पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। इसके अलावा परिवहन के लिए जो है सार्वजनिक परिवहन स्रोतों का इस्तेमाल करें, जैसे कि बस हो गया, ट्रेन हो गया, मेट्रो हो गया, तो इनका प्रयोग करेंगे तो इससे प्रदूषण कम होगा। क्योंकि अगर सभी व्यक्ति अपनी अपनी पर्सनल गाड़ियां ले ले तो इससे प्रदूषण लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर आता है सामाजिक समानता की दिशा में कार्य करना। तो महिला हो, अल्पसंख्यक हो, तो इनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा के समान अवसर सभी लोगों तक पहुंचाने चाहिए। तो ये आ गए आपके 4 सततशील क्रियाएं। अब अगर हम बात करें गैर सततशील क्रियाओं की, तो इसमें आ जाएगा वनों की अंधाधुंध कटाई। अगर जंगलों में वनों की अंधाधुंध कटाई होने लगेगी तो इससे क्या नुकसान होगा? जैव विविधता बिगड़ जाएगी और पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। इसके अलावा नवीकरणीय संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जैसे कि जल, मृदा और जो खनिज संसाधन है हमारे पास, तो उनका इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए कि उनको जो है दोबारा बनने में बहुत समय लगे या वो यूज़ के लायक ही ना बचे, तो ये भी गैर सततशील क्रियाएं आएगी। इसके अलावा प्रदूषण फैलाना, चाहे भी किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु हो या मृदा प्रदूषण हो, तो इसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र जो है बहुत प्रभावित होगा, पूर्ण रूप से खराब हो जाएगा। इसके अलावा अगर समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती है, संसाधन पे जो है एक ही वर्ग का हाथ रहता है, एक ही वर्ग के पास संसाधन के स्रोत रहते हैं, और अगर गरीबों की अनदेखी की जाती है तो ये भी आपका गैर सततशील क्रियाओं में शामिल होगा। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका ग्रहण क्षमता तथा पारिस्थितिकी पद चिन्ह की अवधारणा को उचित उदाहरण के साथ बताएं। उदाहरण के साथ 2 चीजें बतानी है, ग्रहण क्षमता क्या होती है और पारिस्थितिकी पश्चिम क्या होती है। तो देखिए ग्रहण क्षमता से यहाँ पे अर्थ है ना, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, तो उसकी ना एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि वो कितने लोगों का, अगर एक क्षेत्र है, मान लीजिए ये जो है 100 स्क्वायर फीट का एरिया है,
तो इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक जो है मैक्सिमम नंबर होगा कि कितने जीव जंतुओं को ये जो है वहां पे जीवित रह सकता है या उनके लिए कितने अधिक संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के सहित अगर समझे, एक ये लैंडयार्ड है और यहाँ पे जो है 1000 जो है हिरन वगैरह रह रहे हैं, ठीक है, और उनकी संख्या अगर बढ़ जाती है तो ये उनकी जो है आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा और बढ़ जाती है तो, और वहां का जैव विविधता पूरी तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र जो है बिगड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर संसाधन जो है सीमित होते हैं और संसाधनों का अगर जो है सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाएगा तो संसाधनों की भी समाप्ति आ जाएगी, जैव विविधता बढ़ जाएगा और प्रदूषण वगैरह फैलना शुरू हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, जैसे 1000 अगर हिरण है और वहीं हिरणों की संख्या अगर 1500 कर दी जाए तो होगा क्या, वहां घास कम पड़ेंगे, भूखमरी आ जाएगी, कुछ जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाएगी। तो ये था ग्रहण क्षमता की प्रकृति की जो है ग्रहण क्षमता होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम पारिस्थितिकी पदचिन्ह की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो पारिस्थितिकी पदचिन्ह है तो इसे एक एग्जांपल से समझिए। तो मान लीजिए कि एक जो व्यक्ति है तो वो रोजमर्रा के जीवन में जो है अधिकतम प्लास्टिक का प्रयोग करता है, ठीक है, यानी दो व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है जो अधिक प्लास्टिक का यूज कर रहा है, अधिक प्लास्टिक का, पर्सनल कार का यूज कर रहा है, ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो ये जो व्यक्ति होगा तो ये पारिस्थितिकी जो पदचिन्ह है उस जो है उसको काफ़ी दबाने का प्रयास कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, संसाधनों की कमी होगी। लेकिन एक जो व्यक्ति है दूसरा, तो वो क्या कर रहा है, सार्वजनिक चीज़ों का उपयोग कर रहा है, ऊर्जा की बचत कर रहा है और सार्वजनिक परिवहन बचा रहा है और पुनर्चक्रण कर रहा है। तो इससे क्या होगा, पारिस्थितिकी पदचिन्ह घटेगा, ठीक है। पहले में तो बढ़ गया, पारिस्थितिकी पदचिन्ह बढ़ने का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधनों पे बहुत अधिक दबाव आना, उसका बहुत अधिक प्रयोग करना, जिसकी वजह से वो कम होगा। और यदि हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो पारिस्थितिकी पदचिन्ह क्या है, घटेगा। तो ये था पारिस्थितिकी पदचिन्ह। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतत विकास के अध्ययन के लिए बहुआयामी उपागम क्या है, इसके नीति निर्धारक का उल्लेख कीजिए, इस नीति निर्धारक के मूल्य से जुड़े किन्हीं 6 उपागमों का नाम लिखिए। तो अगर सतत विकास के बहुआयामी उपागम की बात करें तो इसमें देखते हैं कि सतत विकास के अध्ययन के लिए जो बहुआयामी उपागम है उसका अर्थ है कि जो विकास है इस दृष्टिकोण से हो जिससे कि जो है समाज में जो है आर्थिक वृद्धि कायम रहे, सामाजिक समावेश बना रहे, पर्यावरण संरक्षण बना रहे और सांस्कृतिक विविधता। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। इसके किससे बहुआयामी उपागम है सतत विकास के। तो इसी को जो है आप हेडिंग के द्वारा बना सकते हैं। पहला आ जाएगा आर्थिक आयाम, यानी कि विकास के आर्थिक पक्षों का मूल्यांकन करना चाहिए जिसमें कि संसाधनों का प्रबंधन हो, उसका उत्पादन, उपभोग और रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। फिर आता है इसका सामाजिक आयाम जिसमें कि देखते हैं कि सामाजिक समानता बनी रहे, गरीबी उन्मूलन किया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य और मानव अधिकारों पर केंद्रित होना चाहिए। पर्यावरणीय आयाम में देखते हैं कि पर्यावरण का रक्षा की जाए, संसाधनों की रक्षा की जाए, प्रदूषण की रोकथाम की जाए और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा पर जोर दिया जाता है। फिर इसका 4th आयाम आ जाता है संस्थागत आयाम, यानी कि अच्छा शासन व्यवस्था होना चाहिए किसी समाज में, नीति निर्माण अच्छे तरीके से होने चाहिए, संस्थाओं और कार्यपालिका जो है वो अच्छे ढंग से कार्य करे। फिर आता है सांस्कृतिक आयाम। तो सांस्कृतिक आयाम में आता है समाज और संस्कृति विविधता की रक्षा हो सके और उसके संवर्धन के लिए यह आयाम महत्वपूर्ण होता है। फिर आता है वैश्विक आयाम। तो वैश्विक आयाम में देखते हैं कि विश्व स्तर पर सतत विकास के मुद्दे जो हैं जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक असमानता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तो इन पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके निर्धारक की बात करें अगर कि कौन कौन से ऐसे नीति निर्धारक तत्व हैं तो इसमें आ जाएगा सरकारी अधिकारी। तो सरकारी अधिकारियों के बीच में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि सारी योजनाएं वही बनाएंगे, चाहे वो विकास की रणनीति हो, पर्यावरण संरक्षण की हो, तो सरकारी अधिकारी का इसमें इंपॉर्टेंट रोल आता है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया और अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी क्योंकि ये सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पर्यावरण के लिए भी काम करती है, अर्थव्यवस्था के लिए भी काम करती है, तो उन सब का इंपैक्ट हमारे पर्यावरण पे कहीं ना कहीं सतत विकास पे पड़ेगा। फिर आता है स्थानीय निकाय जैसे कि ग्राम पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, राज्य सरकार हो गया, तो इनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर आता है आपका नागरिक समाज जिसमें कि हम एनजीओ वगैरह देखते हैं, तो ये लोग भी क्या करते हैं, विकास कार्यक्रमों में भागीदार होते हैं। इसके अलावा लोगों में जागरूकता फैलाने का भी ये काम करते हैं। फिर आता है व्यवसाय और उद्योग। तो निजी क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां हैं तो ये खासकर ये भी क्या करती है, संसाधनों का उपयोग करती हैं, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण अगर ये सही तरीके से करे, कितनी भी कंपनियां हैं देखिए सारी फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, प्रदूषण निकलता है, तो उनका अगर ये प्रबंधन सही से करें तो ये भी सतत विकास में हेल्पफुल होगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर इसी से
जो जुड़े उपागम है, नीति निर्धारक से जुड़े उपागम, तो पहला उपागम आ जाता है आपका विकासात्मक दृष्टिकोण। तो ये उपागम विकास के हर आयाम को संपूर्ण रूप से मान्यता देता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि विकास सभी वर्ग और क्षेत्रों में समान रूप से हो। फिर आता है आपका पर्यावरणीय दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक और सांस्कृतिक, जो कि हमने पहले वाले में भी पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सतत आर्थिक अभिवृद्धि के किन्हीं 5 चुनौतियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो सतत आर्थिक अभिवृद्धि यानी सतत आर्थिक जो विकास है उसके लिए कौन सी 5 चुनौतियां हैं, उसको रोकने में कौन से 5 तत्व हैं, या इसकी सतत आर्थिक विकास में इसकी बाधाएं क्या हैं, इस प्रकार से आप समझ लीजिए। तो सतत आर्थिक विकास में जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया कि इस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग किया जाए ताकि अभी की आवश्यकता के साथ साथ वो भविष्य में आने वाले लोगों के लिए भी संसाधनों को सुरक्षित रख सके। तो इसमें सबसे बड़ा जो रुकावट पैदा करता है वो करता है पर्यावरण संकट और संसाधनों की कमी। क्योंकि देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सीमित मात्रा में हैं, उनका तुरंत जो है रिप्रोडक्शन नहीं होता, वो जल्दी जल्दी तो विकसित नहीं होते। जब सपोज अगर हम पेट्रोल की बात करें तो ये लाखों करोड़ों वर्ष के जैविक प्रक्रिया के बाद बने हैं। अगर इनको आज इतना अधिक यूज किया जाए और वो कल खत्म हो जाए तो इनका बनने की प्रक्रिया इतना सरल नहीं है कि 1 से 2 साल में उन्हें बना लिया जाएगा। तो इसलिए पर्यावरण संकट और संसाधनों की कमी बहुत गंभीर समस्या है या चुनौती है सतत आर्थिक विकास के लिए। क्योंकि पर्यावरण इतना अधिक प्रदूषित हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में बात करें, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या मृदा प्रदूषण हो, तो इसमें बहुत भयंकर परिणाम इसके निकल के आ रहे हैं। फिर आ रहा है इसमें अगला आपका आर्थिक असमानता। तो आर्थिक असमानता जो है ये सबसे बड़ा रुकावट का कारक है आर्थिक विकास में। तो हम बात कर रहे हैं सतत आर्थिक विकास की, लेकिन हमारे समाज में देख रहे हैं कि आर्थिक असमानता ही इतना बढ़ चुका है कि इसमें कुछ सकारात्मक पहलू करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। क्योंकि संसाधन जो है एक बड़े वर्ग द्वारा उसका अत्यधिक दोहन किया जा रहा है और जो कमजोर लोग हैं समाज के, तो उन तक ये संसाधन पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, जिनसे उनका जीवन जो है बहुत निर्दयी स्थिति में बना हुआ है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसमें उच्च जनसंख्या का। रिसोर्सेस लिमिटेड है, प्राकृतिक संसाधन जो है बहुत कम है और उसके तुलना में अगर हम जनसंख्या की देखें तो आए दिन ये बढ़ते जा रहा है। सभी के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, शिक्षा उपलब्ध करवा पाना, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं उपलब्ध करवाना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है। इन सारी चीज़ों पे पॉपुलेशन का दबाव बहुत अधिक बढ़ते जा रहा है। फिर आता है आपका प्रौद्योगिकी और नवाचार की कमी। तो जो प्रौद्योगिकी है और नवाचार है उसको बेहतर करने की आवश्यक है। इस प्रकार का प्रौद्योगिक होना चाहिए, डेवलपमेंट इस प्रकार का होना चाहिए जिससे संसाधनों का उपयोग सीमित हो, संसाधनों को रीयूज किया जाए, बार बार उनका दोहन ना किया जाए, नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जाए जो कि प्रतिस्पर्धा क्रिएट करें और नई तकनीकों के माध्यम से जो है समस्याओं का समाधान किया जा सके। फिर वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, वर्ल्ड लेवल पे हम देखें तो कहीं ना कहीं वित्तीय संकट से जूझ रहा होता है, युद्ध चल रहा होता है, मंदी की स्थिति चल रही होती है। ये भी सारे कारण हैं जो आर्थिक अभिवृद्धि में बहुत बड़ी चुनौती का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका सतत जीवन शैली से क्या तात्पर्य है, इसको प्राप्त करने के विभिन्न तरीके बताएं। तो सतत जीवन शैली का देखिए क्या मतलब है। इसका सिंपल सा मतलब है कि पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच में संतुलन बनाए रखा जाए। संतुलन किस लिए? ताकि वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाए। तो आप किस प्रकार की जीवन शैली अपनाएंगे ताकि ये जो आपका इसमें मोटो है वो आप प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई हम ऊर्जा की बचत करें और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करें। जो भी हमारे पास ऊर्जा के स्रोत हैं, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास, तो इनका अधिक से अधिक प्रयोग करें। घरों को जो है प्राकृतिक रोशनी का सोर्स बनाए ताकि हमें अधिकतर लाइट की आवश्यकता ना पड़े, या वेंटिलेटर रखेंगे तो हमें अधिक हवा के लिए एसी या पंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर पुनर्चक्रण और कचरा प्रबंधन इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे पास क्योंकि आज के समय में प्लास्टिक, लकड़ी और कागज ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इनके यूज के बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। तो कैसे काम किया जाए ताकि इनको बार बार रीयूज किया जाए। अगर एक बार एक प्लास्टिक की बोतल ले ली तो ऐसा नहीं है कि उसको यूज किया और फिर फेंक दिया, बल्कि उसका रीयूज होना चाहिए। फिर इसी तरीके से आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पानी की बचत की जाए, क्योंकि पानी तो पृथ्वी पे बहुत अधिक मात्रा में है लेकिन पीने के पानी बहुत जो है सीमित मात्रा में है। तो पानी की बर्बादी को रोका जाए, पानी को जो है उसका भी पुनर्चक्रण किया जाए, जो है उसको फिल्टरेशन के द्वारा नदियों को पानी को साफ किया जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर स्मार्ट और स्थिर उपभोग की बात आती है कि जो इसमें जो है स्थानीय और मौसमी जो खाद्य पदार्थ है उनका सेवन किया जाए और परिवहन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को रोका जाए जो भी परिवहन है। और पैकेजिंग में अगर देखें तो पैकेजिंग के लिए ऐसे सामानों का यूज़ किया जाए जो कि सस्टेनेबल हो।
ठीक है। फिर आता है परिवहन और पर्यावरण के तरीके। तो परिवहन के लिए जो हम ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स का प्रयोग कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें, साइकिल के द्वारा चलें या मेट्रो और बस का प्रयोग करें। सबके पास कार होगी तो अधिक मात्रा में पॉल्यूशन आएगा। फिर आता है संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाना, लोगों के बीच में पर्यावरण की शिक्षा दी जाए, सतत जीवन शैली के लाभ के बारे में उन्हें बताया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए कि एक बार अगर प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो गए तो हमारा जीवन कैसे कष्टमय हो सकता है। लोगों को वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मोटिवेट करें। सामाजिक और आर्थिक न्याय का समर्थन करना चाहिए। व्यापार और जो उपभोग की प्रक्रिया है उनको जिम्मेदार और नेतृत्व तरीके से लिया जाए। श्रमिकों की अधिकारों की रक्षा की जाए। समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको समान अवसर प्रदान किए जाए। कृषि की बात करें तो इसमें जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम किया जाए या जो भी आजकल हानिकारक फर्टिलाइजर्स आए हैं उनका प्रयोग कम किया जाए। तो ये था क्वेश्चन आपका। फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका भूमंडलीकरण से आपका क्या तात्पर्य है, तो इसको भी देख लें। और बाकी ठीक इसी प्रकार से टोटल ये 34 पेजेस का पीडीएफ है। सभी क्वेश्चंस को हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो हम इसे स्क्रॉल कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आप अगर इस पीडीएफ को परचेज नहीं भी करना चाहते तो आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, विकासशील देशों में गरीबी तथा असमानता के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों की चर्चा कीजिए। तो विकासशील देशों में गरीबी और असमानता किस कारण से है आपको ये बताने हैं, तो इसके आंसर भी पॉइंट बाय पॉइंट दिए गए हैं, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं यदि आप खुद से स्टडी कर रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका उत्तर दक्षिण विभाजन में उत्तर और दक्षिण से क्या तात्पर्य है। उत्तर दक्षिण विभाजन की समस्या निवारक 2 उपायों की चर्चा कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है आपका, ये तो इसके एग्जाम में बनने के चांसेस काफी अधिक हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो आता है आपका पीआईएल का पूरा रूप क्या है पर्यावरण संरक्षण के लिए, यह किस प्रकार मददगार साबित होता है। तो पीआईएल बताना है और ये पीआईएल जो है कैसे यूजफुल होता है पर्यावरण के संरक्षण के लिए, इसको आप लिखेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस कई ईयर में ये क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिले हैं।